फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। जनवरी 2023 की क्रोनोलॉजी के अंदर लास्ट वीडियो में हमने प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ लिया था। प्रादेशिक परिदृश्य क्योंकि थोड़ा लेंथी पोर्शन है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने शरद महोत्सव तक की जो न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली थी। आज वाले वीडियो में हम जो है नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें फर्स्ट आर्टिकल है आपका रोपवे से संबंधित। तो देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में जो है 5वां रोपवे तैयार किया जा रहा है, जो कि अन्नपूर्णा माता रोपवे है। और ये कहाँ पर है? तो आपने खोले के हनुमान जी सुना होगा जयपुर में। तो वहाँ पर जो पहाड़ी है, अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान जी के मंदिर तक की जो पहाड़ी है, वहाँ पर जो है 436 मीटर लंबा जो है ये रोपवे तैयार किया जाएगा। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो ये पहला स्वचालित रोपवे है और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे है, ठीक है। और दूसरी जो इसके फीचर्स हैं वो भी ध्यान रखने हैं आपको। राजस्थान में 5 रोपवे हैं, मतलब कि 4 ऑलरेडी हैं और 5वां रोपवे आपका अन्नपूर्णा माता रोपवे है। तो 5 रोपवेज हो जाते हैं और जयपुर के अंदर ये दूसरा रोपवे है, ठीक है। तो अब उनको भी देख लेते हैं कि भाई 5 रोपवे कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला तो है सुंदा माता जालोर के अंदर, ये तो अपने को पता ही है, कई बार एग्जाम्स में आया है इसलिए हमें पता है। फिर है मनसापूर्ण करणी माता जो कि उदयपुर में है। सावित्री माता पुष्कर के अंदर है। और सामोद में जो जयपुर के अंदर है, सामोद के जो वीर हनुमान जी है वहाँ पर एक रोपवे ऑलरेडी है। तो ये वाला जो रोपवे है इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है अन्नपूर्णा माता वाले की। ये इसकी क्षमता जो है 800 यात्री प्रति घंटा होगी और ये स्वचालित है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स है, आपको ध्यान रखने हैं कि अन्नपूर्णा माता रोपवे जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। प्रदेश का कौन सा है? तो प्रदेश का 5वां है और जयपुर का जो है ये दूसरा रोपवे है। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर 5 स्टेडियम बनाने के लिए जो है निर्माण करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो स्टेडियम्स कहाँ कहाँ बनेंगे? तो एक तो बनेगा चूरू के अंदर राजगढ़ में, फिर नागौर में लाडनू है वहाँ बनेगा, कोटा के अंदर 2 बनेंगे पीपलाद और सुल्तानपुर, और जो लास्ट वाला है वो बनेगा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। तो ये 5 स्टेडियम जो है इसके निर्माण को लेकर के जो है मंजूरी दी गई है और जो अलॉटमेंट है मनी का, फंड अलॉटमेंट है वो भी किया गया है। तो 1.85 करोड़ रुपए प्रदान करने की जो है वो बात इसमें की गई है। फिर देखिए इंटरनेशनल एक्सपो जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है अभी? तो ये एक तरीके से जो हस्तशिल्प होता है जिसमें ज्वेलरी, सेरेमिक उत्पाद ये सारे जो आते हैं, इनकी प्रदर्शनी जो है लगाई गई है। तो ये इंटरनेशनल एक्सपो है और इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। हो सकता है कि जगह से संबंधित पूछ ले आपसे कि कहाँ पर अभी इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन राजस्थान में किया गया, तो जोधपुर में इसका जो है आयोजन किया गया। फिर देखिए जयपुर के अंदर हिस्ट्री फेस्टिवल को मनाया गया। तो हिस्ट्री फेस्टिवल के अंदर जो ये फेस्टिवल मनाया गया है, इसकी थीम थी हमारी फड़ से पढ़ तक, ठीक है, फड़ से पढ़। तो ये जो है इसकी थीम रही है और इसको सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में रूफटॉप के सहयोग से जो है इसको आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम आप थोड़ी सी देख लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ ली जाए। फिर देखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? जिसको स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है, शुरू से। और ब्राउनफील्ड का मतलब ऑलरेडी वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन है लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से उसको कंप्लीट नहीं किया गया है, तो वो ब्राउनफील्ड होता है। और ग्रीनफील्ड का मतलब जिसको कि आपने शुरू से स्टार्ट किया हो। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? कोटा जिले में किया जाएगा और इसके लिए 75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी भी दी है। और कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए इतने करोड़ अलॉट हैं, ठीक है, ये छोड़िए। तो ये ध्यान रखिएगा बस कि कोटा के अंदर जो है इसको आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए तनोट माता मंदिर जो जैसलमेर के अंदर है और यहाँ मैं गई भी हूँ, काफ़ी शानदार मंदिर है और एक शक्तिपीठ की फीलिंग यहाँ पर आती भी है। आपको जाते हैं तो मतलब इन्वायरमेंट में आपको ऐसा लगेगा, भी फील भी आएगा। अब देखिए तनोट माता जो मंदिर है वहाँ पर पर्यटन के विस्तार के लिए जो वहाँ बीएसएफ है उसने उसको निःशुल्क भूमि आवंटित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। अब ये जो सरकार है ये बीएसएफ को ये मनी अलॉटमेंट क्यों कर रहा है या बीएसएफ को जो है इसके लिए परमिशन क्यों दे रहा है? क्योंकि वहाँ जो मंदिर है और जो उसका कार्य क्षेत्र है उसका सभी देखरेख जो है बीएसएफ के सैनिकों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर निःशुल्क भूमि आवंटित करने का निर्णय अभी सरकार ने लिया है। और इसमें क्या होगा कि जो टूरिज़्म है, क्योंकि वो मंदिर जो है फेमस है और एक तरीके से मैंने बताया कि वहाँ पर जो इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पर जो बम गिरे थे तो उसको वहीं पर ही वो जो है वो बम अपने आप ही डिफ्यूज़ हो गए थे। तो वो माता का चमत्कार वहाँ पर बताया जाता है। तो इसीलिए जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मतलब सरकार का ये कहना है कि उसको एक टूरिज़्म स्पॉट के रूप में जो है डेवलप किया जाए। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें जैसे बनानी होगी, जैसे कैफेटेरिया बनेगा, प्रतीक्षालय और चित्र दीर्घा यानी कि जो पिक्चर्स वगैरह है वो बनाई जाएगी। तो उसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाया जाएगा टूरिज़्म स्पॉट के रूप में।
तो इसीलिए जो है इसका कार्य जो है वो बीएसएफ को दिया जा रहा है। तो इससे पहले भी देखिए कि जो जैसलमेर की जो सम तहसील का जो गाँव है तन्नोट, वहाँ पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत 2.19 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है अपना, तो देखिए अब जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रदेश में बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर लाखासर और सीतापुर रिस्पेक्टिवली, लाखासर जो बीकानेर में है और सीतापुरा जो है आपके हनुमानगढ़ में है, यहाँ पर पोटैश के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। तो खान विभाग ने अपनी रिसर्च की जानकारी में ये जो है सूचना दी है कि यहाँ पर 500 से 700 मीटर की गहराई पर सिल्वाइट और पॉली हाइलाइट पोटाश के भंडार जो है वो मिले हैं। अब पोटाश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है और इसके लिए हम विदेशी आयात पर निर्भर हैं। तो अगर यहाँ पर भंडारों की खोज होती है, माइनिंग्स अलॉट होती है, माइंस अलॉट होती हैं, तो उससे जो है हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर जो आयात है उस पर निर्भरता कम होगी। तो ये दोनों जगह आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेंगे कि हाल ही में कहाँ पर जो है पोटाश के भंडार राजस्थान में देखने को मिले हैं। तो बीकानेर और हनुमानगढ़ में, और पर्टिकुलरली वो जगह का नाम पूछे तो आप ध्यान रखिएगा लाखासर और सीतापुरा के अंदर ये मिले हैं। और तो इसमें कुछ चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जहाँ पर भी वर्ल्ड में पोटाश के भंडार मिले हैं वो 1000 मीटर की गहराई या इससे भी अधिक गहराई पर जो है उसको देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर 500 से 700 की मीटर की जो गहराई है वहाँ पर ही जो है इसके जो क्या कहते हैं अवशेष हैं वो देखने को मिले हैं। तो पोटाश वाली ध्यान रखिएगा, लाखासर और जो सतीपुरा, मैंने सीतापुरा कह दिया, आई थिंक सतीपुरा जो है जो हनुमानगढ़ में है वहाँ पर ये मिले हैं। नेक्स्ट अब देखिए कि हमारा यहाँ पर चांदगढ़ जो क्षेत्र है जो कि भीलवाड़ा के कोटड़ी तहसील में है, वहाँ पर जो है आयरन ओर के एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबे के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। कॉपर के भंडार मिले हैं कहाँ पर? चांदगढ़ के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जगह का नाम चांदगढ़ हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों, कौन सी जगह पर ये स्थित है? तो भीलवाड़ा के कोटड़ी तहसील में ये स्थित है। अब देखिए देश के अंदर सबसे ज़्यादा यानी 54% कॉपर जो है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, और राजस्थान के बाद में स्थान आता है आपका झारखंड और मध्य प्रदेश का। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कॉपर के भंडार पूरे इंडिया में कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में भी पर्टिकुलरली अगर आपसे बात करें तो झुंझुनू खेतड़ी के अंदर जो है ये भंडार पाए जाते हैं, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही यहाँ पर जो है कॉपर के जो है एक्सकवेशन हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए झुंझुनू में भी कुछ पर्टिकुलर जगहों के नाम है, जैसे मदान कुदान, कोलीहान और वनवास, अकवाली, सिंघाना, मुरादपुरा, देवपुरा, बनेरा बेल्ट, और ये भीलवाड़ा में है। डेरी बसंतगढ़ सिरोही में, खोदरीवा खेड़ा मुंडियावास में, और अलवर एवं अंजनी बेड़ावल चाटमानपुरा जिला उदयपुर में कॉपर के भंडार मिले हैं। तो ये जो जगह हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना तो नहीं याद रहेगा लेकिन जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है और जगहों का नाम दे करके वो पूछ लेते हैं कि ये मिनरल जो है कहाँ पर, सॉरी ये जगह जो है वो कहाँ पर और किस मिनरल के लिए जो है हाल ही में चर्चा में रही थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपके जयपुर कलेक्ट्रेट को लेकर के है, इसमें क्या नया नवाचार है देखते हैं। तो देखिए जयपुर के जो कलेक्टर हैं प्रकाश राज पुरोहित, उन्होंने एक नवाचार यानी इनोवेशन किया है, और उसके तहत उन्होंने किया है कि जो कलेक्ट्रेट में जो भी फाइलिंग सिस्टम होगा उसको ई फाइलिंग के तहत कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जो भी फाइल्स है वो आप राजकाज नाम का जो हमारा पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से जो है ई फाइलिंग के तहत उसको आप जो है डिजिटल रूप में देख सकते हैं। अब जो है फिजिकल फॉर्म में फाइल्स को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ई फाइलिंग सिस्टम का ये लाभ है, और ई फाइलिंग सिस्टम लागू करने वाला जयपुर पहला कलेक्ट्रेट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ई फाइलिंग सिस्टम को लागू करने वाला जयपुर जो है अपना पहला कलेक्ट्रेट होगा। और इसमें जो है आपका राजस्थान सरकार के सूचना और तकनीकी विभाग द्वारा तैयार किया गया राजकाज जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ किया जाएगा, और ई फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से सभी फाइलिंग वर्क जो है वो जो है डिजिटलाइज किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपका कला उत्सव जो है, इसको कहाँ पर अभी सेलिब्रेट किया गया। कला उत्सव जो है नागौरी बेरा जो कि जोधपुर के अंदर है, मंडोर में, वहाँ के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का ये आयोजन किया गया था। तो कला उत्सव हो सकता है पूछ ले, तो जोधपुर के नागौरी बेरा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है, तो देखिए स्मार्ट लाइब्रेरी, नेक्स्ट न्यूज़ में स्मार्ट लाइब्रेरी है। ये क्या चीज़ है? तो बीकानेर के अंदर वहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने एक जो प्राइवेट लाइब्रेरीज़ होती है आप जानते ही हैं, तो उसकी तर्ज पे ही जो है एक गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ बनाने के लिए जो है एक पहल की है। इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 28 और बीकानेर का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर एक स्मार्ट लाइब्रेरी जो है उसको बनाया जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पाली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो मारवाड़
गोडवाड़ के पाली जिले के रोहट पंचायत समिति के गांव निम्बाली क्या लिखा है ब्राह्मण जो भी है वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया है। तो ये स्काउट एंड गाइड के लिए एक शिविर था और इसके अंदर करीब मतलब इंडिया के अलावा जो है पूरे एशियाई देशों के 35,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। इसके अंदर जो है जम्बूरी स्थल का साइट प्लान स्थानीय आर्किटेक्ट सुंदर सिंह राठौड़ ने डिज़ाइन किया है और इसका जो स्टेडियम वगैरह है उसको तैयार करने में जो यहाँ के जो स्काउट एंड गाइड वाले जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां हैं, उनका हेल्प लिया गया है। इसका प्रोमो गीत जो है वो है पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। अच्छा है थीम, है ना, पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। तो इससे पता चलता है कि पाली के अंदर इसको आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप, राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 जो है इसका आयोजन जो है वो पाली में किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है कुंभलगढ़ महोत्सव को लेकर के है। तो कुंभलगढ़ कहाँ पर है, किला कहाँ पर है, राजसमंद में है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो राजसमंद जिले में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया और बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने ढोल बजाकर इसका शुभारंभ किया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां वगैरह दी है और कुंभलगढ़ के बारे में आप जानते ही हैं, मंडन के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। राणा कुंभा ने जो है इसको स्थापित करा था और चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण जो अगर दुर्ग है तो वो कुंभलगढ़ ही है। इसका परकोटा जो है वो काफ़ी फेमस है और कहते हैं कि चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार जो है इसके परकोटे की है। फिर देखिए मुद्रा उत्सव मनाया गया है। मुद्रा उत्सव का मतलब क्या है कि जो करेंसी होती थी रियासत काल में चलती थी, तो भारत के विभिन्न कालखंडों में प्रचलित जो भी मुद्राएं हैं उनका प्रदर्शन जो है मुद्रा उत्सव में किया गया है। अब ये मुद्रा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो कोटा के अंदर जो है इस मुद्रा उत्सव को मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुद्रा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो कोटा के अंदर हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए डेजर्ट थीम पार्क, ये क्या है, तो बीएसएफ ने एक अनूठी पहल की है कि बीएसएफ ने जो है जैसलमेर में जो सैलानी आते हैं तो उनके लिए एक डेजर्ट थीम पार्क का निर्माण करवाया है। और इसमें क्या होगा कि जैसलमेर के जो सम क्षेत्र में विकसित किए गए इस थीम पार्क का उद्घाटन जो है बीएसएफ के महानिदेशक जो पंकज कुमार सिंह है उनके द्वारा किया गया है और ये भारत पाकिस्तान सीमा का हूबहू प्रदर्शन जो है इस थीम पार्क में दिखाया जाएगा। तो ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि तन्नोट माता जो मंदिर है वहाँ पर कैफेटेरिया, प्रतीक्षा स्थल वगैरह बनाने के लिए सरकार ने ऑलरेडी भूमि अलॉटमेंट जो है वो किया है बीएसएफ को, और बीएसएफ ने ही अभी डेजर्ट थीम पार्क भी बनाया है जैसलमेर के सम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर देखिए प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर उदयपुर वन विभाग के सज्जनगढ़ अभयारण्य में बनाया गया है और इसके लिए करीबन 4 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। बायोलॉजिकल पार्क के पास रेस्क्यू सेंटर करीब 3 हेक्टेयर पर बनेगा और इसमें पैंथर के लिए अत्याधुनिक तकनीक वाले 18 कराल अर्थात खुले बाड़े और नाइट शेल्टर्स जो है वो बनाए जाएंगे। अब देखिए कि उदयपुर में बड़ी संख्या में तेंदुए हैं जो कई बार आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, इसीलिए जो है इन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो है रेस्क्यू सेंटर बनाया गया। तो पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बना है, प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है ये, और ये उदयपुर के अंदर जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है वहाँ पर इसको बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन भी है, 2021 के प्रीलिम्स के टाइम भी हमने इसको पढ़ा था, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए G20 शेरपा की पहली बैठक जो है उसको उदयपुर में संपन्न किया गया है, इसको डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, G20 की आपको पता है मैंने ट्रायो का समझाया था, जिसके के अंदर 3 देशों के पास में जो है साइमल्टेनियसली ये जो अध्यक्षता वाली चीज़ है वो चलती है। तो अभी जो 2023 में जो अध्यक्षता है वो भारत को मिली है और इसका पहली बैठक जो है वो हमारे उदयपुर में आयोजित की गई है। तो ये शेरपा लेवल की मीटिंग थी। भारतीय शेरपा कौन है, अमिताभ कांत हैं जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, और G20 देशों के नेताओं का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। ये वर्ष भर में होने वाली बातचीत, शिखर सम्मेलन की चर्चा और G20 के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जो है वो निगरानी करते हैं। तो शेरपा इन अ सेंस एक तरीके से जो मीटिंग का एजेंडा जो डिसाइड करते हैं उन्हीं को शेरपा कहा जाता है। फिर देखिए कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 को 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है और मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत नई दिल्ली में सितंबर 2023 में G20 का सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन समिट का जो आयोजन है, अभी तो हमने शेरपा स्तर की वार्ता की है उदयपुर में, फिर जो समिट होगा, समिट का मतलब जो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह जब आते हैं तो वो मीटिंग जो है आपकी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपका इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से रिलेटेड है। तो देखिए इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड अभी राजस्थान सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं उनको हम लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए कई नवाचार किए हैं, तो हमारे यहाँ का सूचना और जनसंपर्क विभाग जो है उसको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर देखिए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन
तो ये जो है लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं और जो सचिव होते हैं उनका ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि अखिल भारतीय यानी कि ऑल ओवर इंडिया का भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो राजस्थान में आयोजित किया गया। ये 11 वर्ष बाद राजस्थान में आयोजित किया गया है। इससे पहले 2011 के अंदर जो है इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका शिल्प और माटी कला बोर्ड के सदस्यों की संख्या में जो है अभी वृद्धि की गई है, लेकिन अब ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है कि एग्ज़ाम में आएगा, तो जो है इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। फिर देखिए ईआरसीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है जिसको कि राजस्थान सरकार चाहती थी कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार घोषित करे। और इससे होगा क्या कि जो हमारी ये नदियाँ हैं, चंबल नदी है और चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, कुनू है, कुल है, पार्वती है, और ये जो नदियाँ हैं ये हमारे जो ईस्टर्न पोर्शन है, जो बारां, झालावाड़, कोटा वाला जो रीजन है, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। और इसके लिए अभी हाल ही में ईआरसीपी निगम जो है कॉरपोरेशन को अंश पूंजी के रूप में 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। तो ये ईआरसीपी का एक अपडेट है, न्यूज़ बहुत पुरानी है, 2018 से ही चल रही है ये। उस समय मेंस के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। ये इसके कुछ अपडेट्स हैं जो आते रहेंगे बीच बीच में। फिर देखिए रन फॉर ज़ीरो हंगर, ये एक मैराथन थी और वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का इसमें आयोजन किया गया है और इसका थीम यही था, रन फॉर ज़ीरो हंगर। और इस थीम के तहत मैराथन में सभी धावक मिलकर जितना मीटर दौड़े, आयोजक समूह के द्वारा उतने ही ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराए जाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया। अब देखिए हमारे यहाँ पर राज्य के अंदर जो हमारी पुलिस है उसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए एक समीक्षा समिति बनाई गई है, एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है। और इस रिव्यू कमेटी के अंदर जो है, एक तो पहली बात, ये रिव्यू कमेटी परमानेंट होगी, स्थायी होगी और ये गृह विभाग के अधीन होगी, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अधीन होगी। इसके अध्यक्ष कौन कौन है, तो देखिए इसमें मुख्य एक तो सचिव होंगे, शासन सचिव होंगे, गृह सचिव होंगे और मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव जो है उनके अध्यक्षता में इस कमेटी को जो है वो बनाया गया है। तो ये पुलिस में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन करने चाहिए वो सबका जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करके सरकार को देगी। फिर देखिए रंगीला राजस्थान, ये क्या है, तो भारतीय शिल्प संस्थान के परिसर में डेल्फिक मूवमेंट के स्थापना दिवस पर, 28वें स्थापना दिवस पर एक आर्ट कैंप रंगीला राजस्थान कार्यक्रम आयोजन किया गया था और इसमें 100 फीट के कैनवास पर 70 विद्यार्थियों और 5 फैकल्टी मेंबर ने राजस्थानी कला संस्कृति के रंगों के माध्यम से जो है इसको दर्शाया था। तो ये डेल्फिक क्या है, तो डेल्फिक काउंसिल राजस्थान की कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए जो है वो कार्य कर रही है। और प्रदेश में डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन 9 से 12 फरवरी तक जो है जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा। डेल्फिक काउंसिल के राजस्थान के अध्यक्ष हैं श्रेया गुहा और भारतीय शिल्प संस्थान के निदेशक कौन है, डॉक्टर तुलिका गुप्ता। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के जो निदेशक है वो फुरकान खान है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे नॉर्थ का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर है, पटियाला में है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिए एक और अवार्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं पोजीशन मान लीजिए, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपने सुना होगा कि कौशल प्रदान करना है, ट्रेनिंग प्रदान करनी है युवाओं को ताकि उनको रोजगार मिल सके। तो PMKVY जो ये योजना है, इसके तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने में राजस्थान का 5th पोजीशन है, ठीक है। तो ये रैंकिंग के अंदर राजस्थान कौन से पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है। फर्स्ट पे अगर बात करें तो 1st पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी है। फिर देखिए 56 भोग उत्सव, ये जयपुर स्थित जो हमारा राजस्थान हाट है जल महल में, यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जिसका नाम था 56 भोग उत्सव और दिसंबर में अभी इसका आयोजन किया गया है। और उत्सव में प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जो बेहतरीन व्यंजन हैं उनको चयनित कर आगंतुकों के लिए जो है वो, यानी जो मेहमान आए हैं उनके लिए प्रदर्शित किया गया। और उद्योग विभाग द्वारा IAS KK पाठक के नेतृत्व में रसोई 2019 फूड फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया। तो 56 भोग उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। फिर देखिए कॉकलियर इम्प्लांट क्या है, तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कॉकलियर इम्प्लांट सरकारी अस्पताल में निःशुल्क किया गया। अब पहली चीज़ ये है क्या, तो जो बच्चे जन्म से सुनने और बोलने की जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, अक्षमता होती है, जो कि एक गंभीर समस्या भी है, और इसके उपचार के लिए ये कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है और इसको अभी हमारे यहाँ निःशुल्क किया गया है सरकारी अस्पतालों में। तो भारत में पैदा होने वाले जो प्रति 1000 बच्चे हैं उनमें से 4 बच्चे ऐसी विकृति के साथ जो है वो पैदा होते हैं। इसके लिए रोगी के मस्तिष्क में एक कॉकलियर नर्व का होना आवश्यक होता है, लेकिन जिन मरीजों में ये नर्व
नर्व नहीं होती उनमें सर्जरी के जरिए कॉक्लियर नर्व जो है उसको विकसित किया जाता है और इसे ऑडिटर ब्रेन स्टेम जो है वो कहते हैं। और देखिए वर्तमान में जो कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा है ये जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। तो अभी इसको निःशुल्क किया गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। ध्यान रखिएगा कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है कि जो सुनने और बोलने की जो क्षमता नहीं विकसित होती है उसके लिए इसको जो है वो इम्प्लांट किया जाता है। फिर देखिए खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022 और 23, इसमें क्या क्या है। अब देखिए कि ये जो खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी है इसका जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो आयोजन किया गया है। कहाँ किया जा सकता है, तो जयपुर में किया गया है। और इस पे एक क्वेश्चन भी आया था सीईटी के पेपर में, जो खादी प्लाजा है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो भी जयपुर आई थिंक उसका उत्तर था। अब देखिए इसके अंदर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह के जो उत्पाद है वो बिक्री हेतु आए हैं और 50% का डिस्काउंट जो है वो खादी वस्त्रों पर यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका नाम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप, ब्रज किशोर शर्मा जो है वो उनका नाम है। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर राज्य के अंदर बीकानेर में 67th राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो है चैंपियन के रूप में पुरुष और महिला वर्ग में जो है खिताब, दोनों ही खिताब जो है वो जयपुर ने जीते हैं। तो इसमें काम की बात यह है कि दोनों ही प्रतियोगिताएं जयपुर ने जीती है और जयपुर में महिला वर्ग के फाइनल में हनुमानगढ़ को हराया, पुरुष ने जो है झुंझुनू को पराजित करके जो है ये प्रतियोगिता जीती है। और इस चैंपियनशिप के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो इसके अंदर दुष्यंत जाखड़ पुरुष वर्ग में और कविता सुथार जो है महिला वर्ग में इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अब देखिए बाल वाटिका क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ पर आपको पता है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है उनको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो है बजट घोषणा के अनुरूप ही बाल वाटिकाओं को स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल से छोटे तो क्या 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो है प्री प्राइमरी में एडमिशन्स दिया जाएगा और प्री प्राइमरी स्टार्ट जो स्कूल है क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट की जाएंगी। मुझे लगता है कि इनमें फर्स्ट क्लास से जो है क्लासेज स्टार्ट होती होंगी, तो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए स्कोप नहीं होगा, तो इसलिए अभी इसको बाल वाटिका को स्टार्ट किया गया है। और बाल वाटिका में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षण कार्यक्रम 3 साल का होगा। प्रथम वर्ष 3 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 3 साल के बच्चे को ही प्रवेश मिलता है। और बाल वाटिकाओं में कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी, यानी कि जो आपका स्टडी डे है वो 5 होंगे यहाँ पर, और इनकी अवधि प्रतिदिन 4 घंटे होगी। बच्चों का आकलन सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति से जो है वो यहाँ किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रयास है। जैसे नवोदय विद्यालय हैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से जो ये महात्मा गांधी अंग्रेज़ी स्कूल्स हैं ये भी अपने आप में जो है एक अच्छा इनका जो है रेपो देखने को मिल रहा है। फिर देखिए विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अब देखिए जो विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता है ये 64th अखिल भारतीय विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता है, इसका आयोजन जयपुर में किया गया। और 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें पहली बार ब्रिज प्रतियोगिता को शामिल किया गया था और उसमें भारत ने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भी जीते थे। इसमें गोल्ड मेडल जो है प्रणव वर्धन और शिवनाथ डे सरकार ने जीते थे, इसीलिए अभी जो है इसका नेशनल आयोजन जो है वो जयपुर में किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता का अभी हाल ही में आयोजन कहाँ किया जाएगा, जयपुर में। अधिकतर जो गेम्स होते हैं उनका आयोजन जो है वो जयपुर में ही किया जाता है क्योंकि यहाँ पर SMS स्टेडियम है, आपको पता है। फिर देखिए सुदर्शन प्रहार अभ्यास, ये क्या है, तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के शाहबाज डिवीजन के सैनिकों ने 29 नवंबर को राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास में भाग लिया है। और इस अभ्यास में अत्याधुनिक तकनीक वाले शस्त्रों की व्यावसायिकता और आक्रामकता के साथ जो है उनका प्रयोग किया गया है। और दक्षिण कमान के जो जनरल ऑफिसर हैं कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह जो है इस अभ्यास के अंदर वो सम्मिलित हुए थे, तो उनकी गाइडेंस के अंदर जो है इसको किया गया। तो ये ध्यान रखिए कि भारतीय सेना के द्वारा ही किया गया है और उसकी जो शाहबाज डिवीज़न है उसके द्वारा जो है ये सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है वो राजस्थान में किया गया है। फिर नेक्स्ट है गंग नहर परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं के लिए अनुदान यानी ग्रांट जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो अब देखिए ये जो परियोजनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जितनी भी नहर परियोजनाएं हैं इनमें सारा अनुदान कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। नहर का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वही जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको जो है जल की उपलब्धता जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ गंग नहर जो है ये श्री गंगानगर जिले को बेसिकली जो है वो सिंचाई का पानी जो है वो प्रोवाइड करेगी, तो इसके लिए यहाँ पर ग्रांट दी गई है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो नर्मदा नहर है वो जालोर जिले के सांचौर में जो है पानी प्रोवाइड करेगी और इसके लिए भी केंद्र सरकार ने 54 करोड़ रुपीज़ का ग्रांट जो है वो अलॉट किया है।
अगर परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की बात करें, जिसके के ऊपर सीईटी के अंदर क्वेश्चन भी आया था, तो परवन जो मल्टीपर्पज़ आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजना है, इसके तहत भी सरकार ने जो है 734 करोड़ की सहायता जो है वो मंजूर की है और इसमें से 42 करोड़ का अनुदान जो है वो केंद्र सरकार देगी। अब ये अनुदान कितना है ये आप याद मत रखिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस किस जिले को जो है वो अफेक्ट करेगी। तो इसके द्वारा देखिए आपके 12 झालावाड़ और कोटा जिले के अंदर जो है गाँव और कस्बों के अंदर पेयजल की और सिंचाई का जो पानी है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि आपको सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बिजली के लिए, इन सब के लिए जो है वो पानी की उपलब्धता करवाई जाए। फिर देखिए पराक्रम दिवस 2022, तो जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पाकिस्तान के साथ जो 1971 का वॉर हुआ था, तो उसमें भारत की जीत पर जो है पराक्रम दिवस के रूप में इसको 4 दिसंबर को मनाया गया और इसकी 51वीं जो वर्षगांठ है उसको आयोजित किया गया। तो यह युद्ध जो है राजस्थान के थार भूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर जो है वो लड़ा गया था, तो यहाँ पर जो है इसको मनाया गया है। अब देखिए ये जो लोंगेवाला जो पोस्ट थी ये एक निर्णायक लड़ाइयों में से शामिल जो है वो दर्ज की जाती है और भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में जो है इसका नाम दर्ज है। पश्चिमी मोर्चे पर ये स्थित थी राजस्थान के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह। इसका जो आयोजन है वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जवाहर कला केंद्र जयपुर की सहभागिता से जयपुर में आयोजित किया गया है। तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र आप सबका देखा हुआ होगा, तो वहाँ पर बेसिकली जो ये हस्तशिल्प होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, शास्त्रीय संगीत होते हैं, ऐसे समारोह बेसिकली वहीं पर आयोजित किए जाते हैं। फिर देखिए आदि चित्र महोत्सव जो है इसका भी आयोजन जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की सहायता से जयपुर में किया गया है और इसमें वही जो है आदिवासी पेंटिंग्स वगैरह की प्रदर्शनी की गई है। फिर देखिए ऑस्ट्रा हिंद 2022 अभ्यास, ये अभ्यास जो है बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सेनाएं हैं उनके बीच में अभी हाल ही में आयोजित किया गया था और इसमें इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो हमारे भारतीय सेना की तरफ से डोगरा रेजिमेंट ने किया और ऑस्ट्रेलियाई सेना के 2nd डिवीज़न की 13th ब्रिगेड जो है वो इसमें जो है रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ऑस्ट्रा हिंद ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास कहाँ पर हुआ? बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। फिर देखिए 36वां संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम, तो ये जो है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जो है राजस्थान विधानसभा के 17 देशों के 44 प्रतिनिधियों के दल से इसमें मुलाकात की थी और यह दल लोकसभा सचिवालय में 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत आया था। तो ये इसमें इतनी ही वैसे बातें हैं और इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय में किया गया था और वहाँ का जो हमारा संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है, प्राइड है, उसकी ओर से इसका आयोजन किया गया था। तो इस दल के अंदर बांग्लादेश, कंबोडिया, मालदीव, म्यांमार यहाँ और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है, तंजानिया, उरुग्वे, जिम्बाब्वे वगैरह, यहाँ के सांसद जो है वो इसमें शामिल हुए थे। फिर देखिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये हमने अभी पढ़ा था और इसको वापस से यहाँ पर डिटेल में कुछ और न्यूज़ इसके अंदर है कि केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी अध्यक्षता में जो है नई दिल्ली में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी जो विशेष समिति है उसकी 20वीं बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें इन्होंने कहा कि जो नदी जोड़ो परियोजना है उसी में ईआरसीपी को भी जो है हम शामिल करेंगे। तो ईआरसीपी आपको पता है कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है राजस्थान का और इसमें पार्वती, काली सिंध, चंबल जो नदियाँ हैं इसको जो है वो लिंक करने की बात की गई है। अब देखिए ईआरसीपी को लेकर के हम जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ईआरसीपी जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, साउथ वाला जो पोर्शन है हमारा और जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्शन है उसके 13 जिलों के लिए लाभकारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पॉइंट्स नोट कर लेने हैं ईआरसीपी के बारे में। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो आ ही चुका है। इस परियोजना से करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 12 जिलों में जो है वो 41.13% जनता और 23% क्षेत्रफल को पीने और सिंचाई का पानी जो है वो उपलब्ध होगा। तो पीने का पानी भी मिलेगा और सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे कि सिर्फ पीने के पानी की योजना है तो ऐसा नहीं है, तो ड्रिंकिंग वाटर के अलावा इसमें जो है वो सिंचाई का कार्य भी संपन्न किया जाएगा। तो ईआरसीपी के जो फैक्ट्स है ये आपको याद होने चाहिए। फिर देखिए एक थिएटर फेस्टिवल है, जयरंगम थिएटर फेस्टिवल, इसको भी जवाहर कला केंद्र के अंदर जो है वो शुरुआत की गई है। कोरोना के कारण 2 साल तक ये जो है ऑफलाइन मोड पर ही स्टार्ट किया गया था और 7 दिवसीय
ये समारोह था और इसकी थीम थी एक एहसास। ठीक है, इसकी जो थीम थी वो क्या थी, एक एहसास इसकी थीम थी। फिर देखिए जैसाण शक्ति, तो जैसलमेर में पहली बार नारी शक्ति के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए, किसके लिए, जैसाण का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसलमेर से है, और नारी शक्ति के लिए जो है उसके आर्थिक उत्थान को लेकर के, उसकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के जिला कलेक्टर जो टीना डाबी है उन्होंने सुशासन के नवाचार के रूप में जैसाण शक्ति यानी लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम की अभिनव शुरुआत यहाँ पर की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहले, इसको आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा तो इसमें कुछ खास है नहीं। अब देखिए इसकी थीम देख लेते हैं, महिलाओं और बालिकाओं का उत्थान, ये इसकी थीम है। और इस अभियान में विद्या सखी की अहम भूमिका रहेगी, जो शिक्षा से वंचित बालिकाओं को पुनः स्कूल शिक्षा से जोड़कर उनको आगे लेकर के आएंगी। फिर देखिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम, ये क्या है, तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, उन्होंने जो है राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है उसके सभागार में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम की शुरुआत की है। और इससे न्यायालय के प्रकरणों से जुड़े विचाराधीन बंदियों को सभी सूचनाएं जो है जेल प्रशासन के ई प्रिजन सॉफ्टवेयर से प्राप्त की जा सकेगी। और ऐसा करने वाला जो है राजस्थान पूरे देश में पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अब देखते हैं राउंड अप के अंदर क्या क्या खबरें हैं। अब एक ही पेज आपको पढ़ना है, थोड़ी सी जो है कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए, अब लास्ट पेज हमको जो है इसका पढ़ना है। अब देखिए राउंड अप में पहली खबर है कि केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है उन्होंने दो पुस्तकें अपनी भेंट की है। एक तो है दिव्य पथ दाम्पत्य का और दूसरी है एक सफ़र हम सफ़र के साथ। तो ये दोनों पुस्तकें हैं, इनकी है अर्जुन राम मेघवाल की। फिर उसके बाद देखिए राज्य सरकार में जो उज्ज्वला योजना है उससे जुड़े BPL और गरीब लोगों को एक वर्ष में 12 सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराएगी सरकार। और ये उज्ज्वला योजना के तहत किया जाएगा और उसको 1 अप्रैल 2023 से जो है इस योजना को लागू किया जाएगा। फिर देखिए अभी हमारे यहाँ पर जो ये जीरा लहसुन है इन सब के प्रोडक्शन के अंदर जो है वो राजस्थान जो है इसमें ईसबगोल और मेथी के प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान पर, जीरा लहसुन और सौंफ के उत्पादन में द्वितीय स्थान और अजवाइन और धनिया के उत्पादन में थर्ड पोजीशन जो है वो राजस्थान की रही है। फिर देखिए राजस्थान ने अभी जो प्रदेश में फसल बीमा पॉलिसी वितरण है उसमें जो है शिविर लगा करके जो है इसका जो बीमा वितरण है वो किया है। और ऐसा करने वाला राजस्थान पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। जॉब फेयर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि जयपुर में भी इसकी जो है नवंबर के अंदर जॉब फेयर लगा था। तो जोधपुर के अंदर भी जॉब फेयर लगा था और बीकानेर में भी जो है इसका आयोजन किया गया। तो 3 जगहों पर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में जो है जॉब फेयर्स का आयोजन किया गया है। फिर देखिए शिक्षा मंत्री एवं अलवर जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर BT कल्ला, उन्होंने अलवर जिले की टहला तहसील का उद्घाटन जो है वो किया है। तो ये टहला तहसील नई तहसील बनाई गई है, कहाँ पर बनी है, अलवर में बनी है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए जो हमारे राज्यपाल हैं उनको जो है अभी दादू रत्न अलंकरण पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। फिर देखिए जयपुर जिले की जो सादुलपुर तहसील है उसके गांव बिंजावास के जो सत्यनारायण चौधरी जो हैं उनको मुंबई का ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बनाया गया। तो ये राजस्थान से इनका संबंध है। फिर देखिए आपके जो है नेक्स्ट जो है, हाँ, राजस्थान के द्वारा जो राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान अफेक्टेड एरियाज सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्ट 1952 के तहत पाली जिला जो है उसको पाली तहसील जो है उसको गंभीर सूखाग्रस्त जो एरिया है वो घोषित किया गया है। फिर देखिए राजस्थान IT क्रिकेट लीग का जो 3य संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो जयपुर में आयोजित करेंगे। और ट्रांसजेंडर उत्सव उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, अलवर में किया गया है। जयपुर निवासी 17 वर्षीय जो भूमिका है उनका चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम के अंदर हुआ है। तो ये जयपुर की हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजीविका ने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो खाद्य उत्पाद बनाए गए हैं उनको एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए श्रीगंगानगर में राज सखी कैफ़े का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, राज सखी कैफ़े का श्रीगंगानगर में किया गया है। अगर हम देखें यहाँ पर वर्ष 2015-16 में हमारा जो स्टेट है तो उसमें हमारा लिंगानुपात जो था वो 929 था, जो कि अब बढ़ करके 947 हो गया है। तो ये एक अचीवमेंट है जिसको कि हमें देखना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए राज्य सरकार के विद्यालयों में व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री ने महाराजा सूरजमल के 259वें बलिदान दिवस पर भरतपुर में उनकी प्रतिमा का जो है वो प्रतिमा पर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो अभी महाराजा सूरजमल की जो है वो 259वां बलिदान दिवस जो है वो मनाया गया 25 दिसंबर को। अब कुछ अदर स्टेट वाली न्यूज़ देख लेते हैं।
फिर देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ खबरें हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना जो है वहाँ पर लागू की गई है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना जो है वो खेल जो है वो बताया गया है, ताकि उससे क्या होगा कि खेलों को जो है वो प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि एथलेटिक्स मैनपुरी फिरोज़ाबाद इन सभी राज्यों के अंदर जो है एथलेटिक्स को मेन स्पोर्ट्स के रूप में, इन डिस्ट्रिक्ट का मेन स्पोर्ट्स के रूप में जो है इसको लाया जाएगा। तो ये आपको याद नहीं रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा स्पोर्ट है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पोर्ट्स है इससे जो है डिस्ट्रिक्ट को पहचान दिलाने में जो है वो सहायता मिलेगी और स्पोर्ट्स को भी जो है वो आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिर देखिए कि वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जो नगर पालिकाएँ हैं उनका नाम बदलने को भी मंजूरी दी गई है। तो गोरखपुर ज़िले में एक नगर पालिका है जिसका नाम है मुंडेरा बाज़ार और इसका नाम रखा जाएगा चौरी चौरा, ठीक है। और दिवेरिया जिले का तेलिया अफगान नाम का एक गांव है, उसका नाम बदल करके तेलिया शुक्ला जो है वो रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं और आज हमने प्रादेशिक परिदृश्य जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके के अंदर हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। अब वो थोड़ा सा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर खेल परिदृश्य को पढ़ना है और फिर जो आपको पता ही है नेक्स्ट जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक होता है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 3 वीडियोज़ आप मान के चलिए, 3 से 4 वीडियोज़ अभी और इसमें बनना बाकी हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।